हमारे देश भारत में हर साल नवंबर दिसंबर में बहुत ठंड पड़ती है। हड्डियां गला देने वाली ठंड। अभी पिछले ही साल ठंड इतनी भयंकर पड़ी थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और हम बस यही मना रहे थे कि जल्द से जल्द फरवरी मार्च आए और यह ठंड खत्म हो जाए। लेकिन क्या हो अगर यह ठंड फरवरी मार्च तक भी खत्म ना हो। आप कहेंगे कि वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो 1-2 महीने ये ठंड और झेल लेंगे। लेकिन मैं यहाँ ठंड 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, 10-20 साल भी नहीं, बल्कि 1000-2000 साल तक चलने की बात कर रहा हूँ। इससे पहले आप मुझे पागल कहें, मैं बता दूं यह सच में होता है भाइयों। कभी कभी पृथ्वी की क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरह चेंज होती है कि यहाँ 7000-8000 सालों तक भी ठंड पड़ सकती है। इसे ही कहते हैं आइस एज यानी हिमयुग, जब पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक जाती है, और वो भी थोड़े बहुत समय के लिए नहीं बल्कि हजारों सालों के लिए। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि आइस एज क्या है, यह कैसे आता है, इसके क्या क्या कारण हैं और क्या यह भविष्य में भी आने वाला है। आइस एज यानी एक ऐसा पीरियड जब पूरी पृथ्वी बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स के नीचे दब जाती है और जो कई हजार सालों तक चलता रहता है। हमारी पृथ्वी पर आइस एज और ग्रीन हाउस पीरियड्स एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। ग्रीन हाउस पीरियड्स यानी वह दौर जब पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग चल रही होती है और यहाँ बचे हुए आइस ग्लेशियर्स भी पिघलते रहते हैं। इस वक्त एक ग्रीन हाउस पीरियड ही चल रहा है। पिछला आइस एज 11700 साल पहले ही खत्म हुआ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि हमें पता कैसे चला कि यहाँ आइस एज आया था। तो इसके मेनली 3 कारण हैं। पहला है जियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें जमीन के नीचे दबे पत्थर, पहाड़ों पर बने निशान, कटी हुई वैलीज सब हमें इस बात का सबूत देती हैं कि एक समय यहाँ बहुत मोटी बर्फ जमी थी। जब भी किसी पत्थर पर बहुत मोटी बर्फ जमती है तो वह उस पर कुछ निशान छोड़ देती है, और ऊपर से अगर यह बहुत लंबे समय तक जमी रहती है तो अपने साथ पत्थरों को भी थोड़ा बहुत खिसका देती है। और इनका एनालिसिस करके हम आराम से बता सकते हैं कि आइस एज आया था। हालांकि इन पत्थरों से आइस एज की एग्जैक्ट डेट निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे नया आइस एज आता है वह पुराने आइस एज के निशान मिटा देता है। दूसरा कारण है केमिकल एविडेंसेस। जब भी कोई आइस एज आता है तो बहुत सारी बर्फ जमती है और इसी बर्फ में दबे बुलबुले उस वक्त की हवा को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। पहाड़ों या फिर सी बेड में बनी सेडिमेंट्री रॉक्स में भी उस वक्त की हवा या पानी के बुलबुले कैद हो जाते हैं। और अगर हजारों साल बाद हमें इस बर्फ या सेडिमेंट्री रॉक का एक टुकड़ा मिल जाता है तो उसे एनालिसिस करके हम उस वक्त के एटमॉस्फेयर और पानी का कंपोजिशन निकाल सकते हैं, जिससे यह पता चल जाएगा कि आइस एज कब आया था। तीसरा कारण है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसा कि मैंने कहा, आइस एज कई हजार सालों तक चल सकते हैं और यह बहुत बड़ा टाइम है पृथ्वी के बायोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस लाने का। जब भी कोई आइस एज शुरू होता है तो जो जीव उसके हिसाब से नहीं ढल पाते वह सब मारे जाते हैं, और इवोल्यूशन के चलते इन हजारों सालों में नए जीव बनते हैं जो ठंडी बर्फीली पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को झेल सकें। आइस एज के खत्म होने के साथ ऐसे जीव भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनके फॉसिल्स यानी अवशेष अभी भी जमीन में दबे हैं। इनके फॉसिल्स को टेस्ट करके हम आइस एज की कंडीशन का पता लगा सकते हैं कि वह कितना भयंकर था, कब आया था, कब तक चला और उसने पृथ्वी की कंडीशन में क्या क्या बदलाव किए। हमें ये तो पता चल गया कि आइस एज क्या होता है और हमें इसके बारे में कैसे पता चला। लेकिन अब सवाल उठता है कि आइस एज आता ही क्यों है। नवंबर दिसंबर में पड़ने वाली ठंड तो 3-4 महीनों में ही चली जाती है, तो आइस एज हजारों सालों तक कैसे चल जाता है। देखिए, नॉर्मली हर साल गर्मी और ठंडी पृथ्वी की ऑर्बिटल पोजीशन चेंज होने की वजह से पड़ती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी का ऑर्बिट पूरी तरह से गोल नहीं बल्कि एलिप्स यानी अंडे के आकार का है, और सूरज इस एलिप्स के फोकाई पॉइंट पर होता है। यानी साल का एक समय ऐसा आता है जब पृथ्वी सूरज के पास होती है, और एक समय ऐसा भी जब यह सूरज से काफी दूर होती है। जब पृथ्वी सूरज के पास से गुजरती है तो यहाँ गर्मी पड़ती है, और जब यह सूरज से सबसे दूर होती है तो यहाँ ठंड पड़ती है। अब आइस एज की कहानी दूसरी है। एक साइबेरियन जियोलॉजिस्ट मिलुटिन मिलानकोविच ने आइस एज की कंडीशन को एक्सप्लेन किया है, और इसी एक्सप्लेनेशन को मिलानकोविच साइकिल कहते हैं। चलिए अब मिलानकोविच साइकिल के पॉइंट्स को समझते हैं।
इसेंट्रिसिटी। हर ग्रह का ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, लेकिन कभी कभी सूरज, जुपिटर और सैटर्न जैसे भारी भरकम प्लैनेटरी बॉडीज की वजह से यह ऑर्बिट खिंचता और छोटा होता रहता है, और इसी खिंचाव और छोटे होने को हम मैथमेटिक्स की भाषा में इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसेंट्रिसिटी वह चीज है जो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट का खिंचाव या छोटापन बताती है। यहाँ तक कि कुछ कॉमेट्स का ऑर्बिट पैराबोला भी होता है। हर ग्रह, चांद और धूमकेतु की अपनी अपनी इसेंट्रिसिटी होती है, लेकिन किसी की इसेंट्रिसिटी कम तो किसी की ज्यादा। जैसे ट्राइटन चांद की इसेंट्रिसिटी सबसे कम है, वहीं ओमुआमुआ कॉमेट की बहुत ज्यादा। जब पृथ्वी की इसेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी जब इसका ऑर्बिट बहुत ज्यादा खिंचा होता है, तो जाहिर है यह सूरज से काफी दूर आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ सूरज की कम रोशनी पहुँचती है और आइसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन इसेंट्रिसिटी में चेंजेस बहुत धीमे धीमे होते हैं। जैसे इसेंट्रिसिटी को मैक्सिमम से मिनिमम जाने में 1 लाख साल का समय भी लग सकता है। इसेंट्रिसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, अफेलियन और पेरिहिलियन। अब क्योंकि सूरज इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की फोकाई पर होता है, तो इसी ऑर्बिट में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है, और इसी पॉइंट को पेरिहिलियन कहते हैं। वहीं एक दूसरा पॉइंट ऐसा भी है जहां पर पृथ्वी सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, और इसे अफेलियन कहते हैं। इस वक्त पृथ्वी का अफेलियन 15,20,97,600 किलोमीटर और पेरिहिलियन 14,70,98,500 किलोमीटर है। लेकिन 30,000 से 35,000 सालों के पीरियड में यह चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से सूरज से आ रही रेडिएशन कम या ज्यादा हो जाती है। एक्सियल टिल्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने जियोमेट्रिक एक्सिस पर नहीं घूमती, इसका ऑर्बिटल एक्सिस इसके जियोमेट्रिकल एक्सिस से झुका हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो पृथ्वी का एक्सिस थोड़ा झुका हुआ है। ये अपने प्लेन से 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, लेकिन इसका यह एंगल कांस्टेंट ना होकर चेंज होता रहता है। मिलानकोविच ने बताया कि 40,000 साल के पीरियड में ये एंगल 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री तक चेंज हो सकता है। आपको बता दें कि यह एंगल भी पृथ्वी पर गर्मी या ठंडी पर बहुत बड़ा असर डालता है। पृथ्वी के एक्सिस झुका होने के कारण सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जाहिर है कि इस एंगल के चेंज होने से यहाँ के टेम्परेचर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस वक्त यह एंगल कम होता जा रहा है। पास्ट में 8700 BCE में यह एंगल अपनी मैक्सिमम 24.5 डिग्री पर पहुंच चुका था, और भविष्य में 11,800 CE में यह अपनी मिनिमम 22.1 डिग्री तक पहुंचेगा। प्रिसीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का एक्सिस एक एंगल पर झुका हुआ है, लेकिन इसके एंगल के साथ साथ इसके झुकने की डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, जब हम किसी लट्टू को नचाते हैं तो शुरुआत में तो वह सीधी एक्सिस पर नाचता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होती है, उसका एक्सिस भी गोल गोल घूमने लगता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ केवल लट्टू की नहीं बल्कि उसके एक्सिस के भी घूमने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह पृथ्वी के साथ भी होता है। इसका ऑर्बिटल एक्सिस भी घूमता रहता है। हालांकि इसके घूमने का टाइम काफी ज्यादा है। इसका ऑर्बिट 25,000 साल में एक बार घूमता है। इसका कारण सूरज और चांद की टाइडल फोर्सेस हैं। आज के समय में जब पृथ्वी पेरिहिलियन पर होती है, यानी जब गर्मी पड़ती है, तो साउथ पोल सूरज की तरफ होता है और नॉर्थ पोल बाहर स्पेस की तरफ। लेकिन आज से लगभग 10,000 साल बाद प्रिसीशन की वजह से उसका ऑर्बिट घूम जाएगा, और तब जब गर्मी पड़ेगी तब नॉर्थ पोल सूरज की तरफ होगा और साउथ पोल बाहर स्पेस की तरफ। प्रिसीशन भी हमारे ग्रह के टेम्परेचर पर बहुत बड़ा असर डालता है, लेकिन आज से लगभग 10,000 साल बाद प्रिसीशन की वजह से उसका ऑर्बिट घूम जाएगा, और तब जब गर्मी पड़ेगी तब नॉर्थ पोल सूरज की तरफ होगा और साउथ पोल बाहर स्पेस की तरफ। प्रिसीशन भी हमारे ग्रह के टेम्परेचर पर बहुत बड़ा असर डालता है। इन सभी पॉइंट्स के कारण हजारों सालों में पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर चेंज होता रहता है, और जब यह सारे पॉइंट्स एक साथ असर डालना शुरू करते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि आइस एज शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब जब कोई आइस एज आता है, बायोलॉजिकल लाइफ का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि यह लाखों करोड़ों की संख्या में जीवों को खत्म कर देता है। अगर बात करें अब तक आए बड़े आइस एजेस की, तो जितना हमें पता चला है, आज तक पृथ्वी पर 5 बड़े आइस एज आ चुके हैं। चलिए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पहला है हुरोनियन आइस एज, जो आज से 240 करोड़ साल पहले आया था और 25 करोड़ सालों तक चला था। हाँ, लेकिन ऐसा मत समझिएगा
कि 25 करोड़ साल तक यह बर्फ एक जैसी ही बनी रहे। इतनी बड़ी टाइम में यह कम और ज्यादा होती रहती थी। इस आइस एज का सबसे बड़ा कारण था ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी थी, तो ये ऑक्सीजन मीथेन गैस से कंबाइन करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही थी। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस इफेक्ट मीथेन से कम होता है, तो इसलिए पृथ्वी का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ठंडा होने लगा और शुरू हुआ एक आइस एज। इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हुरॉन लेक से सडबरी तक बर्फ की मोटी चादर जम गई थी। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा यह एरिया पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका था। दूसरा है क्रायोजेनियन आइस एज, जो आज से 72 करोड़ साल पहले आया था और 9 करोड़ सालों तक चला। धरती के इतिहास में यह सबसे भयंकर आइस एज था, जिसमें पृथ्वी का कोई हिस्सा नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी ही जम गई थी। इसका कारण भी वही है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल का बढ़ना। लेकिन इस बार ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ मिलानकोविच साइकिल ने भी इस आइस एज का साथ दे दिया, जिसकी वजह से इसने इतना प्रचंड रूप ले लिया। इक्वेटर तक सारा ओशन और जमीन पर भी बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स जम चुके थे। न्यूयॉर्क सिटी में आज हम जितनी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, उससे भी दोगुनी ज्यादा ऊंची बर्फ की परत जमी थी। 600-700 मीटर मोटी बर्फ की परत। एक बार अगर किसी बड़ी एरिया में बर्फ जम जाती है, तो वह और बर्फ को जन्म देती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, तो जमीन उस हीट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे पृथ्वी की सतह थोड़ी गर्म बनी रहे। लेकिन जब इसी जमीन के ऊपर बर्फ जम जाती है, तो यह कांच की तरह पूरी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है और इसके नीचे मौजूद जमीन या पानी का टेम्परेचर और भी गिरता चला जाता है। इसका एक और कारण है पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड होता है, लेकिन जब यह पानी बर्फ बन जाता है, तो इसके अंदर का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में निकलने लगता है। इसी तरह अगर पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता है, तो समुद्र में बर्फ बनने लगती है, जिससे उनमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में निकलने लगती है। अब आप तो जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी में समुद्र का एरिया कितना ज्यादा है, तो जरा सोचिए कि उससे कितने बड़े अमाउंट में ऑक्सीजन बाहर निकली होगी, जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया होगा और ग्रीन हाउस गैसेस और भी कम हो गई होंगी। यही ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हमारी पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह काम करती हैं और सूरज की गर्मी को बांध कर रखती हैं। लेकिन अगर यही गैसेस कम हो जाएं, तो ये टेम्परेचर और भी ज्यादा गिर जाएगा और आइस एज और भी लंबे समय के लिए चलेगा। खैर, तीसरा आइस एज एंडियन सहारन आइस एज आज से 46 करोड़ साल पहले आया था। लेट ऑर्डोविशियन साइल्यूरियन पीरियड के दौरान जब यहाँ पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी, और इसीलिए जब यह आइस एज शुरू हुआ, तो पृथ्वी की बहुत सारी स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म मारे गए। इस आइस एज की वजह से ओर्डोविशियन साइल्यूरियन मास एक्सटिंक्शन भी हुआ था, जिसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, जिसमें पृथ्वी की 80% से ज्यादा स्पीशीज खत्म हो गई थी। खैर, यह 4 करोड़ साल तक चला और आज से 42 करोड़ साल पहले तक खत्म हो चुका था। चौथा आइस एज लेट पालियोजोइक आइस एज आज से लगभग 36 करोड़ साल पहले आया था। इस समय तक पृथ्वी पर जीवन काफी अच्छे से फल फूल रहा था और पूरी पृथ्वी पेड़ पौधों से भी भर चुकी थी, जबकि एनिमल्स की लाइफ में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आप खुद ही सोचिए कि हमारी पूरी पृथ्वी में जितनी भी लैंड है, उसमें केवल पेड़ पौधे भरे हुए हैं। एनिमल्स भी मौजूद हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। समुद्र के अंदर भी प्लांट्स का ही राज चल रहा था। अब ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके लगातार ऑक्सीजन बनाते ही जा रहे थे और इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए एनिमल्स इतने ज्यादा थे नहीं। इसी वजह से फिर से एक बार एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल काफी बढ़ गया और एक आइस एज की शुरुआत हो गई। उस वक्त की गोंडवाना लैंड में यह बर्फ 10 करोड़ साल तक मौजूद रही, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए, तो उनसे बहुत बड़े अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकली, जिन्होंने यहाँ का टेम्परेचर वापस से नॉर्मल कर दिया और आज से 26 करोड़ साल पहले तक यह आइस एज खत्म भी हो गया। पांचवा और आखिरी आइस एज क्वाटरनरी आइस एज आज से 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरा बर्फ से ढक चुका था। हमारी धरती ने बहुत से आइस एजेस को देखा है, जिसमें 40,000 साल से बड़े ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड्स आते जाते रहते हैं। ग्लेशियल पीरियड में बर्फ की चादर पृथ्वी के बहुत बड़े एरिया में फैली होती है और इंटरग्लेशियल पीरियड में यही बर्फ छोटे से एरिया में लंबे समय तक जमी रहती है। क्वाटरनरी आइस एज का आखिरी ग्लेशियल पीरियड आज से 11,700 साल पहले खत्म हो चुका है और इस वक्त पृथ्वी एक इंटरग्लेशियल पीरियड में है, जिसमें बर्फ की चादर
एंटार्कटिका, आर्कटिक पोलर आइस कैप्स और ग्रीनलैंड में फैली हुई है। यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अभी एक आइस एज से गुजर रही है जो फ्यूचर में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये थे अब तक के 5 सबसे बड़े आइस एजेस। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगला आइस एज कब आएगा। तो जिस तरह से हमारी पृथ्वी की कंडीशन चल रही है, साइंटिस्ट का कहना है कि शायद ही अगला आइस एज कभी आए। लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, कटते हुए जंगल, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, यह सब इतने ज्यादा हो चुके हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस वक्त जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं वो भी पिघलते चले जा रहे हैं। सी लेवल बढ़ता जा रहा है जिससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम तो हो ही रही है, ऊपर से इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन अब डगमगाने लगा है। और अगर यह सब इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाएगा। पूरे एटमॉस्फेयर में केवल CO2 ग्रीन हाउस गैसेस ही बचेंगे जो सूरज की हीट को रिफ्लेक्ट भी नहीं होने देगी। ओजोन लेयर भी पहले से काफी कमजोर हो चुकी है और हमारे ऊपर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में आइस एज की कंडीशन तो लगभग खत्म ही हो चुकी है। लेकिन ये हमारे लिए खुशी की नहीं बल्कि खतरे की बात है, क्योंकि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो यहाँ हर जीव गर्मी से ही मारा जाएगा और हमारी गलतियों की सजा इस प्लैनेट के हर ऑर्गेनिज्म को भुगतनी पड़ेगी। यह काम सबके साथ के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि पृथ्वी को बचाने में आप अपना भी थोड़ा सा योगदान दीजिए।